students, I will be discussing today about process costing. So what is process costing? Process means कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से पास होता है, तो वो होगा प्रोसेस। और कोस्टिंग मीन्स हर एक प्रोसेस में जो कॉस्ट आ रही है वो होगी कोस्टिंग। तो प्रोसेस कोस्टिंग मीन्स अ मेथड ऑफ कोस्टिंग दैट इज़ अप्लाइड टू इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे मटेरियल जो है ना उसको पास होना पड़ता है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस में फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। हर एक प्रोसेस जो होगा वो कॉस्ट सेंटर लिया जाएगा। हर एक जो प्रोसेस की कॉस्ट है उसको एक्यूमुलेट यानी कि टोटल किया जाएगा और पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट हर एक प्रोसेस की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम? कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो होगा इन द प्रोसेस उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट्स से इन द प्रोसेस। ठीक है, ये जो मेथड है प्रोसेस कोस्टिंग का, ये यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, सोप, वेजिटेबल ऑयल, पेंट्स, वार्निशेज एक्सेट्रा। इन सब में यूज़ होता है जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो और प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पास होना हो अंटिल कंप्लीशन। अकॉर्डिंग टू ल्यूंट एंड रिप्ले, प्रोसेस कोस्टिंग जो है ना इसको यूज़ किया जाता है एसर्टेन करने के लिए हर एक स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर जो है ना उसकी कॉस्ट को, हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को, जब मटेरियल पास होता है थ्रू वेरियस ऑपरेशंस और वेरियस प्रोसेसेस टू ऑब्टेन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू रिजल्ट विद बाय प्रोडक्ट्स इन मैनी केसेस एट डिफरेंट स्टेजेस। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोसेस कोस्टिंग है यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है, लगातार होता है। एंड एंड प्रोडक्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। और एंड प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोसेसेस का सीक्वेंस। ईच प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू सेपरेट प्रोसेस सेंटर। हर एक प्लांट सेपरेट प्रोसेस सेंटर में डिवाइडेड है और हर एक प्रोसेस सेंटर एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोसेस करता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होगा यानी कि सेम होगा। जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है एक प्रोसेस में उसकी जो यूनिट्स होंगी वो आइडेंटिकल होंगी एंड स्टैंडर्डाइज्ड होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक प्रोसेस में तो वो शुगर ही प्रोड्यूस होगा, शुगर की जगह पे गुड़ नहीं प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हर एक यूनिट जो होंगी उस प्रोडक्ट की वो होमोजीनियस होंगी जो प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है प्रोडक्ट को प्रोसेस करने का वो स्पेसिफिक होगा और प्री डिटरमाइंड होगा। पहले से ही डिटरमाइन कर लेंगे कि किस प्रोसेस में, किस सीक्वेंस में प्रोसेसिंग हमें करनी है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज़ कि जो फिनिश प्रोडक्ट है वन प्रोसेस का वो रॉ मटेरियल होगा नेक्स्ट और सक्सीडिंग प्रोसेस के लिए कंप्लीशन तक। अब प्रोडक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन किया जाता है एंड जो प्रोसेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोडक्शन जो होगा वो लार्ज स्केल पर होगा। कॉस्ट पर यूनिट जो है प्रोडक्शन की वो एवरेज कॉस्ट होगी जो कि डिटरमाइन की जाएगी। हम एवरेज कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से। हर एक प्रोसेस में सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लॉस होगा क्योंकि हर एक प्रोसेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा कुछ यूनिट्स का। कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस लॉस को हम कहेंगे नॉर्मल लॉस। एंड ये लॉस जो होता है ना रॉ मटेरियल की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, वेट में लॉस होना, वेपराइजेशन होना, केमिकल रिएक्शन हो जाना, इन सब की वजह से जो होना नॉर्मल लॉस तो होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन। ये पॉसिबल है कि हम जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के चांसेस हैं ये भी हैं। अब ये क्या होते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट? दीज विल बी डिस्कस्ड लेटर इन माई वीडियो। नेक्स्ट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स जो होते हैं इसको भी हम कंसीडर करते हैं जब आउटपुट को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं एट मार्केट प्राइस। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब है एक जो प्रोसेस है उससे प्रॉफिट जो हो रहा है और वो प्रॉफिट दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये होगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट यानी कि हर एक प्रोसेस में जो प्रॉफिट हो रहा है।
नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट जो है ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रोसेस अकाउंट, दैट इज वो यूनिट्स जो कि एट द स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज पर यूनिट्स हैं उनको हम कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्विवेलेंट जब बना देते हैं तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोसेस अकाउंट में। इंडस्ट्रीज वेयर अप्लाइड, अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे ये जो है प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइड होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? लाइक फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रबर, कैरामिक्स, ऑटोमोबाइल प्लांट्स, आइस, पेंट्स इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। केमिकल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो कि प्रोड्यूस करती हैं केमिकल्स को, परफ्यूमरी, सोप, ऑयल, मशीन, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मिनरल ऑयल, कोल, सल्फर, गोल्ड, आयरन, जिंक, गैस एक्सेट्रा ये सब प्रोड्यूस हो। पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल लाइक रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको हमने प्रोसेस 3 प्रोसेस से पास होके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी हमने रॉ मटेरियल ले लिया, उससे प्रोसेस 1 किया, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट आया वो इनपुट होगा प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 2 का जो आउटपुट आएगा वो इनपुट होगा प्रोसेस 3 का, और प्रोसेस 3 से जो प्रोडक्ट बनेगा आउटपुट आएगा दैट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट देयर मे बी ओनली 2 प्रोसेसेस, देयर मे बी 4 और 5 प्रोसेसेस। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है। अब ये जो कॉस्ट है ना, हम कॉस्ट बात तो कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट किस चीज़ की? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सारी जो कॉस्ट है हर एक प्रोसेस में जो आएंगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो जो प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर कर रही है वो क्या होगी? वो इंटरेस्टेड है फाइंड आउट करने में हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को। तो एक सेपरेट अकाउंट जो है हर एक प्रोसेस के लिए वो ओपन कर दिया जाता है एंड एक्सपेंडिचर जो होंगे हर एक कॉस्ट से रिलेटेड उसको चार्ज करेंगे उस प्रोसेस अकाउंट से। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 अकाउंट बना दिया, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट हमने इस तरह से बना दिया है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का हमने प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हम प्लांटिंग करेंगे कॉफ़ी के, उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद मिलिंग यानी कि सीड्स को सेपरेट कर देंगे, फिर सीड्स की रोस्टिंग करेंगे, देन ग्राइंडिंग करेंगे तो जो कॉफ़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस प्रोसेस ये जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है ये कितने प्रोसेस से पास हुआ? 5 प्रोसेस से पास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रोसेसेस अकाउंट बनेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग वर्क करता है। अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। देखो, जो प्रोसेस अकाउंट होता है ना उसका फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और 3 कॉलम्स होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ओके, अब जो डेबिट साइड है यहाँ पर हम वो चीज़ें लिखेंगे जो प्रोसेस के अंदर आ रही हैं, जो उस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्रोसेस में जो वर्क कर रही हैं, और जो प्रोसेस से आउट हो रही हैं, प्रोसेस से बाहर हो रही हैं, वो होंगी क्रेडिट साइड पे, यानी कि ये दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये होगा क्रेडिट साइड पे, और जो प्रोसेस के अंदर आ रही हैं वो होंगी डेबिट साइड पे। अभी हमने बात की थी जो कॉस्ट होती है प्रोसेस की वो क्या होती है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। अब मटेरियल की जो क्वांटिटी है, रेट है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट मटेरियल का जो हमने प्रोसेस 1 अकाउंट में यूज़ किया है, टू लेबर का जो अमाउंट है, ओवरहेड्स हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, और एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 अकाउंट, ये हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस ये चीज़ें हैं क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, इनपुट फॉर एग्जांपल हमने प्रोड्यूस करने, इनपुट हम डाल रहे हैं 100 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 यूनिट्स अगर हमने डाली हैं तो 5% जो है ना इसका नॉर्मल लॉस हो जाएगा, यानी कि ये वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पर, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 95 का, क्योंकि 5 तो लॉस्ट हो गई, लेकिन एक्चुअल आउटपुट
के लिए हमने 2 केसेस लिए। फर्स्ट केस में एक्चुअल आउटपुट आया 92। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया था हमने आउटपुट वो था 95, लेकिन आया 92, तो 3 यूनिट्स क्या होगी, एक्स्ट्रा लॉस है। तो ये एक्स्ट्रा लॉस जो होगा, नॉर्मल लॉस से एक्स्ट्रा लॉस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब ये जो एबनॉर्मल लॉस आया है, ये 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा क्यों लॉस हो गई हैं? केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स की वजह से, इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की वजह से, या फिर अच्छे से उन्होंने प्रोड्यूस ना किया हो, तो इस वजह से एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये जो एक्चुअल आउटपुट है वो 97 हो जाता है, इट मीन्स 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा गेन हो रहा है। ये जो गेन है ओवर द एक्सपेक्टेड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल हमने लॉस तो कहा था कि 5 रुपये होगा, लेकिन लॉस आया है 3 रुपये। ठीक है, तो 2 यूनिट्स जो होंगी, 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा गेन हो गया है, ये एबनॉर्मल गेन है। तो इसी तरह से हम नॉर्मल लॉस को यहाँ पर लिखेंगे। नॉर्मल लॉस जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, इसकी क्वांटिटी, और रेट जो होगा वो होगी स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस को जो है ना स्क्रैप वैल्यू पे सेल करते हैं, इसको इवेलुएट भी उसी बेसिस पर करते हैं, और इसको हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू नॉट गिवन देन ओनली अमाउंट इज टू बी रिटन हेयर। बाय नॉर्मल लॉस को हाँ हम स्क्रैप वैल्यू पर सेल करेंगे, लेकिन इसको हम कॉस्ट प्राइस पर शो करेंगे इन द प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, एबनॉर्मल लॉस का जो हमने कहा है कि कॉस्ट प्राइस, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट। इसी तरह से एबनॉर्मल गेन को भी हम कॉस्ट प्राइस पर शो करेंगे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब बाय बैंक यानी कि सोल्ड इमीडिएटली। अब हो सकता है कि जो हमने प्रोसेस 1 से जो आउटपुट आया है वो हमने इमीडिएटली कुछ आउटपुट सेल हो गया हो। ठीक है, हमने सेल कर दिया हो किसी बिजनेस को, या किसी पर्सन को नीड हो, इंडिविजुअल ने खरीद लिया हो, तो बाय बैंक इमीडिएटली, सोल्ड इमीडिएटली बाय बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा चला गया है, माल आउट ऑफ द प्रोसेस हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैंक। जो क्वांटिटी है, अब ये जो है ना रेट, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर कुछ क्वांटिटी हमने इमीडिएटली सेल कर दिया, अगर प्रोसेस प्रॉफिट सेंटर नहीं है, तो टेक जस्ट कॉस्ट इन प्रोसेस अकाउंट। तो यहाँ पर हम कॉस्ट, जो कॉस्ट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर प्रोसेस जो है वो प्रॉफिट सेंटर है, तो हम सेल्स वैल्यू को लेंगे प्रोसेस अकाउंट में एंड रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। अगर प्रॉफिट हमने कमाया है, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस, जिस प्राइस पे सेल हुआ है प्रोडक्ट, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब हमने जो सेल किया है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रोसेस में ऐड हो रहा है वो अमाउंट, तो प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वो अमाउंट डेबिट साइड पर। इसी तरह से एबनॉर्मल गेन आ रहा है उस प्रोसेस में, इस तरह, इसीलिए इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जा रहा है, यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, तो इसीलिए इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोसेस 1 ही हम कर रहे हैं तो। अब वैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस आइटम्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? अब देखो, प्रोसेस आइटम्स में लॉस, गेन और आउटपुट 3 चीज़ें आती हैं। लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल, गेन एबनॉर्मल गेन, आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिर सोल्ड इमीडिएटली। अब अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। अभी मैंने बताया था, नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, या फिर ट्रांसफ़र टू प्रोसेस अकाउंट, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करते हैं। इसी तरह से अगर नॉर्मल लॉस हो, उसको हम वैल्यू करते हैं स्क्रैप पे। अगर हम सेल कर रहे हैं इमीडिएटली आउटपुट को, तो अगर प्रोसेस प्रॉफिट सेंटर है तो उसको हम
सेल प्राइस पर वैल्यू करेंगे और प्रॉफिट को डेबिट साइड पर शो कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट सेंटर नहीं है तो उसको हम कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करेंगे और प्रॉफिट विल नॉट अपीयर इन प्रोसेस अकाउंट। इसको हम चार्ज करेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट से। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? टोटल जो डेबिट है प्रोसेस अकाउंट में माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। आउटपुट को हम यूनिट से डिवाइड करते हैं। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो टोटल डेबिट हुआ है, ये जो टोटल डेबिट है उसमें से नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे और डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स जो इनपुट हैं इन प्रोसेस अकाउंट। लाइक 100 यूनिट हमने लिया था माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट का क्या परफॉर्मा है? अब देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस आया था उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट। अब मान लेते हैं प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। नॉर्मल लॉस 1 और 2 का यहाँ लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, यानी कि प्रोसेस 1 को। अब जो नॉर्मल लॉस होता है ना उसको हम सेल करते हैं। हम ये मान के चलते हैं प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन हुआ है। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हम इमीडिएटली जो नॉर्मल लॉस है उसको पूरा का पूरा स्क्रैप वैल्यू पर सेल कर देंगे, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट पे। लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है तो अगर प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल गेन हुआ है तो वी कांट सेल द एंटायर क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। हम नॉर्मल लॉस की पूरी क्वांटिटी को सेल नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ किसको सेल करेंगे? जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है उसमें से एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी को माइनस करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मल गेन हुआ था तो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा गेन हुई थी, तो टोटल लॉस कितना आया था? 5 यूनिट्स का यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस। लेकिन हुआ कितना लॉस? 3 यूनिट्स का, क्योंकि 2 यूनिट्स तो एक्स्ट्रा गेन हो गई। तो 3 यूनिट्स जो है ना वो क्या है? 5 - 2 3 इज़ द नॉर्मल लॉस, तो इट विल बी सोल्ड इन नॉर्मल लॉस अकाउंट। एंड जो बैलेंस आएगा यहाँ से वो होगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? टू नॉर्मल लॉस अकाउंट जहाँ से आया बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट में हमने इसको लिखा था और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? टू प्रोसेस 1 अकाउंट, जो प्रोसेस 1 अकाउंट है वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेंगे। एंड बाय बैंक अकाउंट जो सेल कर दिया हमने स्क्रैप पर, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम लिख देंगे कॉस्टिंग P&L में। जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है लॉस की और नॉर्मल लॉस की वो सेम होती है, जब तक एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूज़, जब तक इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हमें ना गिवन हो तो इनको हम सेम लेके चलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूज़ को। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्लासीफाई होंगी बाय प्रोसेसेस और डिपार्टमेंट्स। दूसरा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है पर्टिकुलर पीरियड की उसको क्लासीफाई किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय प्रोसेस। थर्ड इज़ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट में। जो प्रोडक्शन एक्चुअली में फिजिकल में हमें नहीं दिख रहा है, इंटेंजिबल है, दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रोसेस अकाउंट। नेक्स्ट इज़ कि जो टोटल कॉस्ट होगी हर एक प्रोसेस की उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल प्रोडक्शन से ताकि हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल सके। अगर वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन को हम एस्टिमेट करेंगे और इन्वेंट्री को कंप्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके बाद जो 1 डिपार्टमेंट का कॉस्ट होगी वो अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगी एज इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। अगर इन केस ऑफ लॉस और स्पॉइलेज ऑफ यूनिट्स इन डिपार्टमेंट
इन अ डिपार्टमेंट, देन लॉस जो होगा वो बोर्न किया जाएगा बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डिपार्टमेंट, दस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज कर देंगे। अब डिफरेंस क्या है जॉब कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट कंप्यूटेशन। जॉब कोस्टिंग में कोस्ट को जो है ना हम हर एक जॉब वाइज सेपरेटली कंप्यूट करते हैं। प्रोसेस कोस्टिंग में कोस्ट को हम कंप्यूट करते हैं हर एक प्रोसेस वाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोस्ट यूनिट जो होगी हर एक जॉब कोस्टिंग में, इन केस ऑफ जॉब कोस्टिंग इज़ अ जॉब। कॉस्ट यूनिट इन केस ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस। नेचर, हर एक जॉब जो होती है मे बी डिफरेंट, हर एक जॉब डिफरेंट हो सकती है एंड प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता, लेकिन प्रोसेस जो होगा हर एक केस में सेम होगा और प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। सुपरविजन एंड कंट्रोल, जॉब कोस्टिंग में ग्रेट सुपरविजन और कंट्रोल बाय मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन प्रोसेस कोस्टिंग में लेस कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड सिंस जो वर्क इन प्रोसेस है गेट स्टैंडर्डाइज्ड। कंप्लीशन ऑफ जॉब जो है ना वो नेसेसरी है, जॉब का कंप्लीट होना ज़रूरी है ताकि हम हर एक जॉब की कॉस्ट को कंप्यूट कर पाएँ। यहाँ पर हर एक प्रोसेस का कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट को हम कंप्यूट करते हैं डिवाइड करके टोटल कॉस्ट से बाय प्रोसेस आउटपुट। स्पेसिफिक ऑर्डर्स, एक जॉब जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाएगा तो एक जॉब को परफॉर्म करेंगे। अब प्रोसेस कोस्टिंग के केस में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है प्रोसेस कोस्टिंग की? सबसे पहला वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अब जब भी हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वेस्टेज तो होती ही है मटेरियल की, जब डिफरेंट प्रोसेसेस से पास होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, वियर एंड टीयर, वेपराइजेशन, इन सब की वजह से। तो ये जो वेस्टेज है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का, ठीक है, ये जो वेस्टेज होता है इट हैव देयर इम्पैक्ट ऑन द, इसका इम्पैक्ट किसके पड़ेगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। एंड सॉल्यूशन टू इट इज टू बी फाउंड, कैन बी फाउंड बाय प्रोसेस कोस्टिंग। नेक्स्ट इज बाय प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोसेस कोस्टिंग है ना, जब हम इसमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है उसका बाय प्रोडक्ट भी निकल जाए। फॉर एग्जांपल वीट को हमने प्रोड्यूस किया तो वीट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से जो मूसा निकलता है वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। उसको हम आगे चलकर यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो वीट के जितनी नहीं होती है। इसी तरह से जॉइंट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से गैसोलीन, कैरोसिन, ये सारे एक साथ, दोनों प्रोडक्ट से एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये भी प्रॉब्लम अराइज होती है। इन सबको हमें सेपरेटली अब कॉस्ट को डिटरमाइन करना होगा हर एक प्रोसेस में। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट और लॉस होता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने पर, तो उसको हम तभी डिटरमाइन कर पाते हैं जब प्रोडक्ट जो है ना सारे प्रोसेसेस से पास हो गया हो, और उसको हम तभी कंपेयर कर पाएंगे मार्केट प्राइस से। ऐसे नहीं है कि एक प्रोसेस से पास हो गया तो वो हम प्रॉफिट को डिटरमाइन कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे अदर प्रोसेस से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आता है हर एक प्रोसेस से, अभी हमने जैसे पहले डिटरमाइन किया, तो हर एक प्रोसेस से जो प्रॉफिट आएगा वो इमेजिनरी है, नॉट रियल, बिकॉज गुड्स जो है वो एक्चुअली सेल नहीं हुए हैं। हैंस व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड है, व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये एक मैटर ऑफ स्टडी बन जाता है प्रोसेस कोस्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस लॉसेज एंड वेस्टेजेस की एंड देयर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। इन मैनी प्रोसेस इंडस्ट्रीज कुछ लॉस और वेस्टेज होना तो इनएविटेबल है, यानी कि होना ही होना है। ये जो लॉस होता है वो इवेपोरेशन, श्रिंकेज, वियर एंड टियर, केमिकल चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, स्पॉइलेज की वजह से होता है। जो प्रोसेस लॉस है मे बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस लॉसेज आर देयर लाइक वेस्टेज, स्क्रैप और डिफेक्टिव। वेस्ट क्या होता है? ये एक डिस्कार्डेड सब्सटेंस है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वेस्ट है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मटेरियल जो कि या तो लॉस्ट हो गया या श्रिंक हो गया या इवेपोरेट हो गया है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड हैंस ये इनविजिबल है। और एक रेजिड्यू है जो कि विजिबल है,
बट हैविंग मेजरेबल रिकवरी वैल्यू, लेकिन इसकी मेजरेबल रिकवरी वैल्यू है। कई बार क्या होता है कि जो वेस्ट डिस्पोजल होता है ना, वो एंटेल करता है एडिशनल एक्सपेंसेस। वेस्ट डिस्पोजल की वजह से एडिशनल एक्सपेंस लग जाता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक वेस्ट हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग, गुड यूनिट्स जो होंगी वो एब्जॉर्ब करेंगी कॉस्ट ऑफ वेस्ट को, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू रियलाइज हो रही है, यानी कि अगर वेस्ट की कोई यूनिट उसको हम सेल कर सकते हैं, तो प्रोसेस अकाउंटिंग जो होगा उसको, प्रोसेस अकाउंटिंग को हम उससे क्रेडिट कर देंगे। जिस प्रोसेस में वो वेस्ट आया उसको हम उससे क्रेडिट कर देंगे अगर वो वैल्यू सेल हो रही है। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम वेस्ट को? इन ऑर्डर टू कीप अ कंट्रोल ऑन वेस्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करते हैं बाय ईच डिपार्टमेंट, जिसमें नेचर ऑफ वेस्ट गिवन होगा, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड और वैल्यू इफ एनी, और परसेंटेज कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल एंड एक्चुअल वेस्ट, ये सब एक पीरियोडिक रिपोर्ट में दिया होगा। रिपोर्ट जो होगी वो रिव्यू की जाएगी बाय डिपार्टमेंट हेड फॉर एनी करेक्टिव एक्शन। स्क्रैप का मतलब है कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो कि मेजरेबल है, बट रिलेटिवली इसकी रिकवरी वैल्यू माइनर होती है, बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल जो आउटलाइन मटेरियल होता है स्टैंपिंग ऑपरेशन से, इट इज़ यूजुअली डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट, इसको यूजुअली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिना फर्दर ट्रीटमेंट के, ठीक है। स्क्रैप जो है उसको रीइंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं हम इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट आता है, स्क्रैप होता है, उसको हम फिर से रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग, जब वैल्यू ऑफ स्क्रैप नेग्लिजिबल है, यानी कि स्क्रैप की वैल्यू 0 है, तो जो कॉस्ट होगी, एब्जॉर्ब कॉस्ट और रियलाइज्ड अमाउंट जो होगी उसको ट्रीट किया जाएगा, जो सेल ऑफ स्क्रैप से अमाउंट आएगी उसको अदर इनकम में ट्रीट करेंगे, यानी कि बहुत कम वैल्यू है। अगर वैल्यू ऑफ स्क्रैप सिग्निफिकेंट है, यानी कि कुछ तो वैल्यू है एंड आइडेंटिफिएबल है विद जॉब और प्रोसेस, तो जो कॉस्ट होगी उसको हम स्क्रैप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और रियलाइजेशन फ्रॉम सेल होगा उसको जॉब या प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो डिफरेंस होगा उसको हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट है बट स्क्रैप को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस से, तो नेट रियलाइजेशन वैल्यू जो होगी सेलिंग कॉस्ट को माइनस करके उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ओवरहेड या फिर मटेरियल कॉस्ट में रिस्पेक्टिवली। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ओवर स्क्रैप, एक स्टैंडर्ड अलाउंस को फिक्स कर दें हम स्क्रैप के लिए और उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करें। एक पीरियोडिकल रिपोर्ट को प्रिपेयर करें जिसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो, टाइप ऑफ स्क्रैप, गुड प्रोडक्शन यूनिट्स और स्क्रैप यूनिट्स एक्चुअल और नॉर्मल, परसेंटेज ऑफ स्क्रैप टू गुड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड अलाउंस एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड एट द शॉप लेवल एंड उसको प्लेस करेंगे बिफोर द डिपार्टमेंटल हेड फॉर रिव्यू एंड रिमार्क के लिए। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और यूनिट्स जो होती हैं वो यूनिट्स हैं दैट डोंट मीट विद डायमेंशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि डिफेक्टिव, अगर हम कोई भी परचेज़ करने जाते हैं प्रोडक्ट, हो सकता है ना उस शॉप पे कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो, वो हमें दिखाते तो हैं लेकिन अगर वो डिफेक्टिव हो फटाफट वो अंदर रख लेते हैं। तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो होता है ना वो प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहा है एंड उसके ऊपर रीवर्क किया जाता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट और बाय एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और प्रोसेसिंग, लेबर मटेरियल प्रोसेसिंग के थ्रू उसके ऊपर रीवर्क रेक्टिफिकेशन किया जाएगा एंड salvage to the point of either standard product or substandard product to be sold as seconds, उसको एज अ सेकेंड प्रोडक्ट सेल किया जाएगा। अगर डिफेक्ट इज सच दैट इवन आफ्टर रीवर्क और रिकंडीशनिंग इसको हम सेल नहीं कर सकते एज सेकेंड, तो ये स्क्रैप बन जाएगा और एज एन एक्सट्रीम केस ये वेस्ट भी बन सकता है। अकाउंटिंग, जो नॉर्मल डिफेक्टिव्स होते हैं दीज आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसर्न प्रोसेस, उसको नॉर्मल लॉस ट्रीट किया जाएगा। अगर डिफेक्टिव एबनॉर्मल हैं एंड आर ड्यू टू कोजेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जनरल पावर फेलियर की वजह से हो गया है या फिर टाइम ऑफ रीवर्किंग की वजह से, एट द टाइम ऑफ रीवर्किंग उस टाइम पर हो गया है, या फिर कॉस्ट ऑफ रीवर्क वुड बी डेबिटेड, तो हम कॉस्ट ऑफ रीवर्क को डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में।
अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ओवर डिफेक्टिव्स, इफेक्टिव कंट्रोल हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द फिजिकल यूनिट्स ऑफ डिफेक्टिव्स एज वेल एज ऑन द कॉस्ट ऑफ साल्वेजिंग। बेस्ट वे जो है ना वो है फिक्स करना स्टैंडर्ड्स को और नॉर्म्स को फॉर डिफेक्टिव्स एंड रीवर्क एंड रेक्टिफिकेशन कॉस्ट्स एंड कंपेयर करना एक्चुअल्स अगेंस्ट दैम। टाइप ऑफ लॉसेज फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस, कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस से कौन से टाइप्स ऑफ लॉसेज हो सकते हैं? नॉर्मल प्रोसेस लॉस, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल प्रोसेस लॉस ये वो लॉस है जो कि अनअवॉइडेबल है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन टेक्निक। ये इनहेरेंट होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि ये तो होना ही होना है अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो, ठीक है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, वेपराइजेशन, श्रिंकेज एक्सेट्रा और स्पॉइलेज एक्सेट्रा। सच अ लॉस कैन बी एस्टिमेटेड, इसको हम एडवांस में एस्टिमेट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और टेक्निकल डाटा के बेसिस पर। अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस है उसको हम प्रेस्क्राइब करेंगे फॉर द कंसर्न प्रोसेस। नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जो कॉस्ट पर यूनिट होती है ऑफ यूजेबल प्रोडक्शन उसको हम इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंगली। अब जहाँ पर स्क्रैप जो है वो रियलाइज़ करती है कुछ वैल्यू तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं प्रोसेस अकाउंट में। इससे क्या होगा, नॉर्मल आउटपुट जो की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड प्रोसेस लॉस जो होगा वो शेयर किया जाएगा बाय यूजेबल यूनिट। ओके, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, एनी लॉस दैट इज़ कोज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से हो गया है। फॉर एग्जांपल सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, केयरलेसनेस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, और लॉस इन एक्सेस ऑफ मार्जिन एंटिसिपेटेड फॉर द नॉर्मल लॉस इज रिगार्डेड एज एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि नॉर्मल लॉस तो हमने एक्सपेक्ट किया 5%, लेकिन हुआ कितना एक्चुअल लॉस? ज़्यादा हो गया, 95 आउटपुट आना था 92 आया, 3 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो ये एबनॉर्मल लॉस है। इस तरह से अगर कम लॉस होता है एक्सपेक्टेड के मुकाबले तो हमारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल लॉस है इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइज, इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि अराइज होगा व्हेन ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन एफिशिएंटली। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं अराइज होगा अगर ऑपरेशंस जो है ना वो हम एफिशिएंटली कर रहे हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो यूनिट्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं एबनॉर्मल लॉस को, इसको हम वैल्यू करेंगे लाइक गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड वैल्यू ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग एबनॉर्मल लॉस। और जो वैल्यू ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट करती हैं एबनॉर्मल लॉस को उसको हम डेबिट करेंगे सेपरेट अकाउंट में जिसको कहा जाता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगी? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें कोई स्क्रैप वैल्यू आ रही है, हैज़ गोट एनी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि उसको बेचकर हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में और बैलेंस को हम राइट ऑफ कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट से, ठीक है। अगर सारी कॉस्ट जो है ना ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू एबनॉर्मल लॉस वो डेबिट हो रही है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एंड क्रेडिट हो रही है प्रोसेस अकाउंट में, सो दैट जो कॉस्ट होगी विच कुड हैव बीन अवॉइडेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस उसको हम सेपरेटली क्या करेंगे, रखेंगे ताकि कंट्रोल एक्शन कैन बी टेकन। एबनॉर्मल गेन क्या है? अभी हमने समझाया ये एबनॉर्मल गेन। अब जो एबनॉर्मल गेन को एबनॉर्मल इफेक्टिव्स भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव्स इसको ये अफेक्ट नहीं करता है कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स को, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की इसको हम डेबिट करते हैं कंसर्न प्रोसेस अकाउंट में, क्रेडिट करते हैं नॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट में। ये जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट करेंगे एट द रेट एट विच इफेक्टिव आउटपुट वुड हैव बीन वैल्यूड अगर नॉर्मल वेस्टेज हुई है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्या होगी? नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में देयर इज़ जनरली कुछ वर्क इन प्रोग्रेस तो होता ही है, ठीक है। जो कॉस्ट होती है ना सच इस वर्क की वो डिटरमाइन करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को और इफेक्टिव प्रोडक्शन को। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इफेक्टिव प्रोडक्शन क्या है? इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन करना है हमने प्रोसेस का,
इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन उसको हम मेजर कर रहे हैं कंप्लीटेड यूनिट्स की टर्म में, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इक्वी इफेक्टिव प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर 60 यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं प्रोसेस ए में एंड उनको एस्टिमेट किया गया है कि 75% कंप्लीट है फ्रॉम अकाउंटिंग एंड कंप्यूटेशन एज, जो स्टॉक होगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इट कैन बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू 45 कंप्लीट यूनिट्स। करेक्ट एस्टिमेशन जो होता है कंप्लीशन के रिगार्डिंग, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज एररनेस वैल्यूएशन जो होगी इन यूनिट्स की वो अफेक्ट कर सकती है स्टॉक की वैल्यूएशन को फाइनेंशियल अकाउंट्स में। प्रोसेस कॉस्ट और प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसको हम डिफरेंट सिचुएशंस में कंप्यूट कर सकते हैं। पहला, इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट जब ओपनिंग प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस गिवन हो। दूसरा, जब ओपनिंग और क्लोजिंग, पहला जब गिवन ना हो और दूसरा जब गिवन हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर गिवन है तो जो वैल्यूएशन होगी स्टॉक और आउटपुट की वो ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ये जो है ना फीफो मेथड और एवरेज मेथड, दो मेथड से किया जा सकता है। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड करता है एक्सटेंट टू विच आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट हम कर सकते हैं। अब अगर आउटपुट जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द वर्क इन प्रोग्रेस एंड फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, तो फीफो मेथड एडवाइजेबल है। अगर हम आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते वर्क इन प्रोग्रेस और फ्रेश यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं प्रोसेस में, तो हम एवरेज मेथड को एडोप्ट करते हैं। फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये इस प्रिंसिपल के बेस है कि वट एवर रिमेन्स सेमी फिनिश्ड, कुछ भी जो सेमी फिनिश्ड बच जाता है यानी कि पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, वो क्या है, आउट ऑफ द लोट इंसर्टेड अ फ्रेश ड्यूरिंग द करंट पीरियड। तो फीफो मेथड में जो कॉस्ट इनकर होगी ड्यूरिंग द करंट पीरियड उसको हम स्प्रेड कर देंगे, बांट देंगे। किस किस में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में। नाउ जो कंप्लीट हो गया है, अब हमने इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीटेड यूनिट्स में एस्टिमेट कर लिया। नेक्स्ट वर्क इंट्रोड्यूस्ड में एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड और एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो कॉस्ट इनकर होगी ड्यूरिंग द पीरियड उसको हम डिवाइड करेंगे बाय रेलिवेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ताकि हम पर यूनिट कॉस्ट जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वो डिटरमाइन कर पाएँ। एज अ रिज़ल्ट जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वर्क इन प्रोग्रेस का उसको वैल्यू किया जाएगा करंट कॉस्ट पे। एवरेज मेथड क्या है, सिंपल एवरेज मेथड जो होता है मे ऑल्सो बी एम्प्लॉयड, ताकि हम कंप्यूट कर पाएँ प्रोसेस कॉस्ट को इंस्टेड ऑफ फीफो मेथड। जो प्रिंसिपल्स हैं ना एवरेज मेथड के वो क्या हैं कि पहला, ये पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना और फर्स्ट कंप्लीट करना, सबसे पहले कंप्लीट करना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को। जो वर्क है वो कैरी ऑन किया जाता है ऑल यूनिट्स पर, सभी यूनिट्स पर साइमल्टेनियसली, एंड यूनिट्स जो होंगी वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेन करें सारी यूनिट्स जो कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आई हैं, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फीफो मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कंपल्सरी नहीं है कि आउट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस हो लास्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, जो लास्ट बची हैं वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो। तो अंडर ऑल सच सर्कमस्टांसेस जो एवरेज मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एज फॉलोज। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे एंड जो कॉस्ट इनकर हुई है ड्यूरिंग द पीरियड उसको हम ऐड करेंगे। दूसरा, जो यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं एंड ट्रांसफ़र हुई हैं एंड इक्विवेलेंट जो यूनिट है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसको हम ऐड करेंगे ताकि टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ सके। सबसे पहला जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट है और जो ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट इनकर हुई है उनको हम ऐड करेंगे। दूसरा, जो यूनिट्स कंप्लीट और ट्रांसफ़र हुई हैं एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसको हम ऐड करेंगे ताकि टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ पाए। फिर जो कॉस्ट होगी स्टेप 1 और 2 में उनको हम डिवाइड कर देंगे। स्टेप 1 की कॉस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि पर यूनिट कॉस्ट आ पाए, क्योंकि स्टेप 1 में कॉस्ट है, सेकंड स्टेप में प्रोडक्शन है, उनको हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इवैल्यूएशन जो होता है इसको हम सेपरेटली करते हैं मटेरियल कॉस्ट के लिए, लेबर कॉस्ट के लिए एंड ओवरहेड कॉस्ट के लिए एज पर द स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन रीच्ड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। मेन डिफरेंस जो है ना फीफो मेथड और एवरेज मेथड में वो ये है कि जो यूनिट्स हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की एंड देयर कॉस्ट
उसको हम फुल लेते हैं अंडर एवरेज मेथड, वाइल फीफो मेथड में ओनली रिमेनिंग वर्क डन जो हुआ है उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिटेल्स ली हैं, इससे हमें आउटपुट ट्रांसफ़र और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है। ठीक है, तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की ये प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे एंड स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनपुट्स, अब देखो जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस की है ना प्रोसेस में वो 8000 है और 2000 यूनिट्स इन द प्रोसेस प्रोड्यूस, देर आर 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज एस्टिमेटेड एज दिस। तो हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना लिया है, 2000 लिया है। यहाँ पे हमें गिवन है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000। ठीक है, तो आउटपुट 2000 आ रहा है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहाँ से कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, और लेबर और ओवरहेड जो है ना वो 40% यहाँ से हम ले लेंगे इनको। ठीक है, और इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी आ जाएंगी, 2000 का 40% 800। इसी तरह से जो हमने इंट्रोड्यूस की हैं ड्यूरिंग द ईयर वो हैं 8000 यूनिट्स। ठीक है, 8000 इनपुट डाला, उसमें से क्या हुआ है कि 2000 जो है वो यूज़ हो गई हैं। दीज यूनिट्स, देयर आर 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन के टाइम पर, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचा है 2000। तो जो यूज़ हो गई हैं वो कितनी है, 6000। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% हमें गिवन है मटेरियल का। ठीक है, तो 100 लिया हमने, और तो 6000 का 100% 6000। इसी तरह से लेबर और ओवरहेड भी 100% इसमें यूज़ होंगे क्योंकि कंप्लीट हो गई है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो 6000। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ना वो 2000 है, इसमें 100% तो कंप्लीशन डिग्री है 2000, लेकिन जो मटेरियल का तो 100% है, लेकिन लेबर और ओवरहेड का 50-50% है, तो 50% ले लेंगे 1000। तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। स्टेटमेंट पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट कितनी है हमें गिवन है 1,78,000 39,000। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है 8000, ये ना 8000 मटेरियल का है, और 7800 लेबर और ओवरहेड दोनों का 7800 है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 1 लाख डिवाइडेड बाय 8000 दैट इज़ 12.50। इस तरह से 10 ये 5 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट आ गई, और स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकलेगी, पर्टिकुलर्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। पर्टिकुलर्स क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लेबर ओवरहेड और इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल लेबर ओवरहेड। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब देखो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें कैसे आता है मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल नहीं है, लेबर और ओवरहेड 800 है। इस तरह से इसमें 6000 है तीनों, इसमें 2000 और 1000 है। इस तरह से हम इनको लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ आउटपुट ट्रांसफ़र हमें क्या प्रिपेयर करना था, एक तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालना था, दूसरा आउटपुट जो ट्रांसफ़र हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, जो ओपनिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक कितना है 7500 प्लस 3000 प्लस 1500 दैट इज़ 12000। और करंट कॉस्ट कितनी आ रही है, करंट कॉस्ट हमने निकाली ना, यही 12000 आ रही है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो 24000। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया वर्क इन प्रोग्रेस का, उसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस हैं और कंप्लीटेड हैं, वो कितनी है 165,000। तो ये आ जाएगा 189,000 जो कि आउटपुट ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। अब एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करेंगे तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हम करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अब इसमें जो फिनिश्ड और ट्रांसफर्ड क्लोजिंग वर्क इन फिनिश्ड एंड ट्रांसफर्ड 8000 है, यहाँ पे हमें गिवन है 8000 यूनिट ट्रांसफ़र हो रही है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो इसलिए 8000 आया। मटेरियल का कंप्लीशन 100% है, गिवन है 100%।
ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 8000 आ जाएगा, 100% 8000 का 8000, और कंप्लीशन लेबर और ओवरहेड भी 100% कंप्लीट हो रही है 8000। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितना है 2000, ठीक है। इसका 100% कंप्लीट हो रहा है तो 2000, 50% यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। मटेरियल तो 100% है, लेबर और ओवरहेड 50% है, तो इसीलिए यहाँ पर 50% आएगा लेबर और ओवरहेड में, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इसको हम टोटल करेंगे, स्टेटमेंट पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है 7500, 3000 और 1500। मटीरियल लेबर ओवरहेड इसको हम टोटल करेंगे। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द प्रोसेस कितनी इनकर हुई है 1,78,000, 3900, इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। इक्विवेलेंट आउटपुट कितना है 10,000, 9,000, 9,000, और कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आएगी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है 8000 यूनिट्स को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24.25 से, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल 2000, लेबर 1000, ओवरहेड 2000, इसको हम इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इनको हम ऐड करेंगे तो 229,000 हमारे पास आ गया है अमाउंट। अब हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं दीज आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स यूजुअली इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट। जब हम मेन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है। लाइक वीट को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो मूसा निकल के आएगा, वो क्या है बाय प्रोडक्ट, उसकी भी सेलेबल वैल्यू तो है लेकिन वीट से लेस है, दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर दोनों की सेल वैल्यू इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन एंड डीजल अगर प्रोड्यूस हो रहा है, ल्यूब्रिकेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं क्रूड ऑयल से, अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ये हो गए जॉइंट प्रोडक्ट, सेल्स वैल्यू सेम है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइल मैन्युफैक्चरिंग गैस, कोक और तार निकलती है, ये क्या है नेसेसरीली प्रोड्यूस हो रहे हैं। गैस को मैन्युफैक्चर करते टाइम कोक और तार प्रोड्यूस हो रही है, तो कोक और तार क्या है बाय प्रोडक्ट्स हैं। वाइल मेकिंग फैब्रिक कट पीसीज अराइज होते हैं, फैब्रिक जब हम बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं तो कट पीसीज होते हैं, कट पीसीज को भी हम यूज़ कर सकते हैं डोल बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको फर्दर हम यूज़ भी कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट को, या फिर उसको सेल भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो क्रूड ऑयल है जब रिफाइन करते हैं इट गिव्स प्रोडक्ट्स लाइक कोक, तार, सल्फर, बिट्यूमन, जो कि लेस रिलेटिव इंपॉर्टेंस है जिनकी दैन द अदर, दैट इज गैस एंड रिफाइंड ऑयल। So formers are known as byproducts and later is the main product. Gas और refined oil main product हैं, लेकिन कोक, तार, सल्फर, बिट्यूमेन these are द बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है, मे रिक्वायर आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। जो पॉइंट होता है एट विच दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रोसेसिंग के वो जॉइंट होते हैं जब तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं हमने किया है डिवाइड। अब डिफरेंस क्या है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जिसका प्राइमरी गोल को सर्व कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ कॉल्ड मेन प्रोडक्ट। और अदर प्रोडक्ट्स जो होंगे वो होंगे बाय प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जिनकी हायर यूटिलिटी है और इकोनॉमिक वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट हैं, जिनकी लो वैल्यू है और लो यूटिलिटी है वो बाय प्रोडक्ट हैं। मैनेजमेंट डिसीजंस और पॉलिसी भी अफेक्ट करती है प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन को इनटू मेन एंड बाय प्रोडक्ट्स। विद पैसेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट में कंसीडर सेकेंडरी प्रोडक्ट एज मेन प्रोडक्ट और ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। दस बाय प्रोडक्ट को जो है मेन और जॉइंट प्रोडक्ट की सीट भी मिल सकती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बाय प्रोडक्ट का, दो तरह से हो सकता है। जब बाय प्रोडक्ट जो होंगे उनकी स्मॉल सेल्स वैल्यू हो या फिर बाय प्रोडक्ट की कंसिडरेबल सेल्स वैल्यू। अगर स्मॉल सेल्स वैल्यू है तो जो अमाउंट रियलाइज्ड होगी बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इट मे बी डील्ड एट फर्स्ट इट मे बी टेकन एज प्योर प्रॉफिट ले लें, उसको हम कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट कर दें। दूसरा हम इसको क्रेडिट कर दें प्रोसेस अकाउंट में जिसमें बाय प्रोडक्ट अराइज हुआ है, यहाँ पे जो कॉस्ट होगी मेन प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी। अब इसमें जो ये सेकंड मेथड है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता है बिकॉज इससे जो होती है
प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कन्फाइन हो जाएंगी टू दैट रिलेटिंग टू द मेन प्रोडक्ट। इन केस अगर बाय प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है बिफोर इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये जो कॉस्ट होगी इसको हम डिडक्ट करेंगे मेन सेलेबल वैल्यू से ऑफ द बाय प्रोडक्ट, एंड जो बैलेंस होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे P&L अकाउंट में और रेलिवेंट प्रोसेस अकाउंट में एज द केस में भी। ठीक है। दूसरा, वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑफ कंसिडरेबल सेल्स वैल्यू, इन सच अ केस इट विल बी प्रॉपर कि हम फाइंड आउट करें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट कॉस्ट जो है बाय प्रोडक्ट की वो फाइंड आउट की जाती है। इसमें हमें अपॉर्शनमेंट करना होगा जॉइंट कॉस्ट का ऑफ द प्रोडक्ट्स अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो कॉस्ट होती है बाय प्रोडक्ट की अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट उसको हम डेबिट करते हैं बाय प्रोडक्ट अकाउंट में और क्रेडिट करते हैं मेन प्रोडक्ट और रेलिवेंट प्रोसेस अकाउंट में। एनी कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग द बाय प्रोडक्ट, अगर फर्दर प्रोसेसिंग से कॉस्ट आ रही है तो उसको हम बाय प्रोडक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये जो कॉस्ट, ये जो अकाउंट होगा इसको हम क्रेडिट करेंगे विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। अगर कोई प्रॉफिट और लॉस है इसको हम कॉस्टिंग P&L में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या है?